नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैन बेंच। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन माय डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि आपका एनटीएससी एग्जाम आने वाला है और उसकी तैयारी आप लोग हमारे साथ बहुत जोरों शोरों से कर रहे हैं। एंड हमने ये नोटिस किया कि भाई साहब एनटीएससी में कुल मिला के एक ही चीज करनी होती है, वो है प्रैक्टिस, अर्थात प्रैक्टिस करनी होती है। तो आपकी प्रैक्टिस का हमने इतना अच्छा इंतजाम किया है कि हम आपको क्वेश्चन भी देते हैं, हम आपको होमवर्क भी देते हैं और हम आपको होमवर्क का जवाब भी बताते हैं। तो ये जो आपका सेशन है आज का, ये होगा होमवर्क जवाब सेशन, अर्थात डीपीक्यू का सॉल्यूशन सेशन, जहां पे हम देखेंगे डीपीक्यू शीट क्रमांक 5 को। पहली चीज, ये शीट जो है आपको पिछले सेशन के साथ मिल गई होगी। यदि नहीं मिली है तो इसी सेशन के जो नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसी में आपको मिल जाएगा शीट का लिंक। तो अगर आपने अब तक इस शीट को सॉल्व नहीं किया है तो कृपया करके पहले 2 मिनट मुझे यहाँ पे पॉज कर दीजिए, मैं इस तरीके से रुक जाऊंगा। उसके बाद फिर आप पूरा डीपीक्यू सॉल्व कीजिए। 8 सवाल हैं, आधे घंटे से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। जो हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होंगे वो हमारे साथ कर लेना तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो कुल मिला के आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी एनटीएससी की तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो कृपया करके शीट को पहले एक बार सॉल्व कर लें। अगर शीट पूरी बन जाती है तो वेल एंड गुड, तो आपको मुझे देखना नहीं पड़ेगा, आप कुछ और पढ़ सकते हैं। परंतु अगर नहीं बनती है तो जो जो सवाल आपसे नहीं बने वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी तो ऐसा है, किसी को पता तो चलना नहीं कितने सवाल बने कितने नहीं बने, ये तो आपके मेरे बीच की बात है। बस आप पढ़ते जाइए, हम पढ़ाते जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हमारा सवालों का सिलसिला। उम्मीद है आपने अब तक सारे सवाल सॉल्व करने का एक बार प्रयास तो कर ही लिया होगा, क्योंकि भाई प्रयास करोगे तभी सफलता मिलेगी, वरना तो मुश्किल है। चलो स्क्रीन आपको दिख रही होगी, अब यहाँ पे पेन भी चल गया। अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए। चलो, नीरज सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। नीरज नामक किसी महान व्यापारी ने एक कोई चीज बेची है कितने पे? 30% प्रॉफिट पे। बहुत बढ़िया, नीरज जी को हार्दिक शुभकामनाएं। कितने प्रॉफिट पे? 30% पे। ठीक है, अब सामने वाला क्या कह रहा है कि जो भी उनका सीए था या जो भी उनका अकाउंटेंट था उसने जोड़ जाड़ के बताया कि हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹3 मोर, मतलब जितने में भी बेचा, मान लो 100 रुपए 50 रुपए, जितने में भी बेचा, यदि उसको 3 रुपए और एक्स्ट्रा जोड़ के बेचते, मतलब 3 रुपए और जोड़ के बेचते, तो उनका प्रॉफिट हो जाता 40%। कितना हो जाता प्रॉफिट? 40%। आपको बताना है कॉस्ट प्राइस कितनी थी। अब पहली बात ये, सवाल को समझते, सवाल क्या रहा है आपसे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि भाई नीरज जी ने कोई सामान बेचा, उनको 30% प्रॉफिट हुआ। वो खुश होकर अपने किसी मित्र को या अपने पिताजी को या अपने सीए को बताने लग गए कि मैंने ये चीज बेची और मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ। सामने वाले व्यक्ति ने उसको सोचा समझा, जोड़ा घटाया और बोला कि अगर 3 रुपए ज्यादा में बेचते तो 40% प्रॉफिट होता, 40%। तो उसने कहा अच्छा। तो फिर वो नीरज ने फिर वापस जा रहा था, जब वो अपने वापस काम पे सोचने लग गया कितने की बेची मैंने, क्या कॉस्ट प्राइस थी। तो वही आपको पता करना है भाई, कॉस्ट प्राइस क्या थी। तो देखो, सॉल्व करने के 2 तरीके। आपको किसी चीज का 30% निकालना है, क्योंकि भाई प्रॉफिट क्या है? 30% है। उसमें 3 रुपए जोड़ना है तो वो चीज का 40% हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो अगर आपकी कॉस्ट प्राइस थी x, उसका 30% हो जाएगा 30/100 इंटू x। उसमें 3 रुपए जोड़ोगे तो वो 40% के बराबर हो जाएगा। दूसरा तरीका, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका सीधे सिंपल सरल आसान तरीका ये है कि भाई 40% और 30% का गैप कितना है? 3 रुपए। तो भाई 40% और 30% का गैप है 3 रुपए। ये तो हो गया रुपए में। अब जब आप परसेंटेज के मामले में देखें तो भाई किसी चीज का 10% है 3 रुपए, तो 10% किसका है वो हम पता लगा सकते हैं क्या? यस सर, बिल्कुल। यहां पे आप सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 30। कितना आएगा आंसर? 30। क्या आपको ये समझ में आया? सीधे सीधे सरल शब्दों में आपको क्या करना था भाई, 40% का था और 30% का था, दोनों के बीच की दूरी बताई थी कितनी? 3 रुपए। और दोनों के बीच की परसेंटेज में दूरी कितनी थी? 10%। अब भाई दूरी संख्या में पता हो या परसेंटेज में, दूरी तो उतनी ही रहेगी 40 और 30 के बीच में। तो इन दोनों को हम बराबर बोल सकते हैं। तो वही हमने किया कि भाई किसी चीज का 10% 3 रुपए के बराबर है, तो वो चीज असल में कितने की होगी?
क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे, कृपा करके हमारे जवाब को वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई हो गया है, हरे रंग से वहां पे आ गया ऑप्शन ए। हरा रंग होता है सिग्नल आगे बढ़ने का, तो इसी के साथ हम बिना किसी विलंब के आगे बढ़ने के लिए बटन दबाएंगे। चलिए दूसरा प्रश्न, अ वेजिटेबल वेंडर, एक सब्जी विक्रेता यहां पे व्यक्ति हैं, उन्होंने 240 किलो आलू खरीदे। कितने? 240 किलो। और कितने रुपए खरीदे भाई? 380 रुपए उनकी खरीद थी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि भैया 20% जो आलू है इसमें से वो अनयूजेबल है। व्हाट डू यू मीन बाय अनयूजेबल? अर्थात सर उनको उपयोग नहीं किया जा सकता, उनको नहीं बेचा जा सकता, खराब होंगे, सड़ गए होंगे, जो भी वजह होगी, ठीक है, या हो सकता है बहुत ज्यादा मिट्टी लगी होगी। तो भाई ये जो 20% आलू है ये साइड हटा दिए जाएंगे, और बचे हुए, किसके बचे हुए? 240 में से 20% हटाने के बाद जो बचेंगे उतने आप बेचोगे, ठीक है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? एट व्हाट एवरेज प्राइस। अब आपसे पूछ रहा है भैया, आप बेचना तो है ही मार्केट में, तो आपको प्राइस तो पता लगाना पड़ेगा ना, कितने में बेचोगे। थोड़ी जाके ऐसी चिल्लाने लग जाओगे कि इतने का ले लो, उतने का ले लो, जोड़ घटाना तो पड़ेगा। तो आपको बताना है भाई कितने रुपए किलो में बेचा जाए, कि जो मतलब जो बचे हुए आलू है कितने बचेंगे? 80% बचेंगे ना, क्योंकि 20% तो खराब है, 80% बचेंगे। टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए आपको? कितना परसेंट मुनाफा चाहिए? 25% मुनाफा, 25% प्रॉफिट आपको कमाना है, ठीक है। अब यहां समझना, एक तरफ होगी आपकी क्वांटिटी, दूसरी तरफ होगी आपकी प्राइस। तो पहले हम क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। क्वांटिटी कितनी होगी? सर 240 थी, इसमें से 20% खराब है, 80% सही है। चलिए बताइए 240 का 20% कितना होगा? सर 10% सीधे सीधे हो जाएगा 24। बहुत बढ़िया। अब 20% कितना हो जाएगा? सर उसका डबल कर दीजिए, क्योंकि 10 का डबल 20, 24 का डबल हो जाएगा, तो सर 48 हो जाएगा आपका 20%। अब यदि 20% 48 है तो 80% कितना होगा? सर माइनस कर दीजिए तो 192 आएगा। तो ये 80% जो बचे हैं, ये 192 किलो आलू, इन्हें ही आप बेच सकते हैं। तो आपको क्वांटिटी मिल गई कि कितने किलो आलू बेचने हैं। अब बात करते हैं कितने दाम पे बेचे जाएंगे, तो प्राइस की जरा बात कर लेते हैं। तो सर प्राइस वैसे तो था खरीद पे 380 रुपए, ठीक है। इनको कुल मिला के प्रॉफिट कितना कमाना है? सर सवाल में दिया है 25%। तो आप क्या करोगे? 25% प्रॉफिट कमाओगे। तो बताओ 25% कितना होगा? 380 का, उसको जोड़ा जाएगा तभी तो हमारा फाइनल प्राइस आएगा ना भाई। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस आएगा, तभी तो मालूम चलेगा कितने में बेचना है। सर 380 का 25% हो जाएगा, वैसे 380 का 10% हो जाएगा 50% हो जाएगा 190, उसका भी आधा, क्योंकि भाई 380 का आधा हो गया 190, 190 का भी आधा मतलब कितना हो जाएगा? सर ये हो जाएगा 85, 8 और 800 नहीं 95, हाँ 95 हो रहा है हमारे हिसाब से। ऐसे भी देख लेते हैं भाई, देखो 380 का 10%, ये भी 10%, तो 38 और एक हो जाएगा 19, इतना होगा क्या? 10 10 20 नहीं, 95 तो नहीं होगा, 25%। चलो एक बार देख लेते हैं, 8 और 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा? सर 25, तो 5 यहां 2 ऊपर। चलिए अत्यंत खुशी के साथ 2 और 1 3, 3 6 3 9, 95 रुपए होगा आपका कुल मिला के प्रॉफिट। मतलब जब वो इंसान सारे आलू बेच देगा तो उसे 95 रुपए का प्रॉफिट होगा। चलिए अब हम निकालते हैं भाई इनको जोड़ के सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो 5, ये कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 1 17, एक कैरी, तो 475 रुपए है आपकी सेलिंग प्राइस। कितने की? पूरे आलू की, ठीक है। तो चलिए सेलिंग प्राइस 1 किलो की निकालनी है आपको, तो भाई सर पूरे आलू के है 475 रुपए। अच्छा आलू कितने बेचने? 240 बेचने कि 192 बेचने हैं? सर 240 बेचने थे, परंतु 20% हो गए खराब, तो नहीं बिकेंगे। तो कितना बचेगा? 192 बचेगा। तो भाई 192 ही बेचने हैं, जो मुनाफा कमाना है उसी में कमाना है, क्योंकि जो खराब होगा उसमें मुनाफा कुछ मिलेगा नहीं। तो इनको जब आप डिवाइड करेंगे आपका आंसर कितना आएगा? सर मेरे हिसाब से आएगा 2.47 समथिंग। तो 2.47 पर केजी के हिसाब से आपको आलू बेचने पड़ेंगे, ताकि
आपको 25% मुनाफा हो जाए, हालांकि पूरे आलू बेच भी नहीं रहे हो तब भी। क्या आपको यह समझ में आया? तो खरीद कितने की है और बेच कितने में रहे हैं वो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें खाली ये इंश्योर करना है कि कहीं भी घाटा नहीं होना चाहिए। यदि आप इसको 240 से डिवाइड करते तो ये 48 भी इसमें आ जाता, जो कि हम नहीं बेच पाते तो उतना हमारा घाटा हो जाता। इसीलिए हमने कितने से डिवाइड किया भाई? 192 से, कि जितना बिक रहा है उतना ही बेचेंगे, उतने ही पे ही प्रॉफिट कमाएंगे। एक बार हम कंप्यूटर जी से अनुरोध करेंगे, कृपया हमें बताएं कि क्या हमने यह नफा नुकसान सही किया है। बिल्कुल ठीक, ऑप्शन डी है हमारा सही आंसर। हरे रंग का मतलब क्या होता है सर? आगे बढ़ने का चिन्ह। आगे बढ़ेंगे हम सवाल क्रमांक 3। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 80% ऑफ इट्स मार्क्ड प्राइस। कोई एक आर्टिकल है, उसको आपने यदि उसके मार्क्ड प्राइस के 80% पे बेचा। भाई मार्क प्राइस क्या होता है? जो उस चीज पे लिखा होता है, परंतु हम भारतीय जो लिखा होता है उसे नहीं मानते। हम क्या करते हैं? हम दुकानदार से बोलते हैं कि नहीं, यह वस्तु इतने रुपए की नहीं है, आपसे अनुरोध है कृपया इसके दाम को घटाइए। अब हमारे जो दुकानदार महोदय हैं वो क्या करते हैं? चलिए ठीक है 20% डिस्काउंट पे ले जाइए। अब यहाँ पे क्या हुआ भाई? 20% डिस्काउंट मतलब कितना हुआ? 80% पे बिकी वो चीज, क्योंकि 20% तो आपने कम कर दिया, बचा कितना? 100 में से 80%। चलिए, अब मर्चेंट मेक्स अ लॉस ऑफ 12%। अब बताओ, उन्होंने ग्राहक को खुश करने के लिए स्वयं को 12% का घाटा करा दिया। ठीक है, अब आगे क्या हो रहा है कहानी समझते हैं। कहानी ये हो रही है कि व्हाट विल बी द परसेंट प्रॉफिट मेड बाय द मर्चेंट, कितना प्रॉफिट परसेंट होगा मर्चेंट को, मतलब दुकानदार को, यदि वही आर्टिकल, वही सामान 95% पे बेचा जाए। 95% किसका? मार्क्ड प्राइस का। ठीक है, पहले मार्क्ड प्राइस के 80% पे बेची, अब बेच रहे हैं आप मार्क प्राइस के कितने पे? 95% पे। तो आपको बताना है कितना मुनाफा कितना घाटा हो रहा है। चलिए कहानी समझते हैं। सर यहां पे मार्क्ड प्राइस का बहुत जिक्र है, और क्योंकि आपको लॉस और प्रॉफिट की बात करनी है तो भाई कॉस्ट प्राइस भी चाहिए। तो यहां पूरा खेल मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का है, लेकिन साथ में प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए सेलिंग प्राइस भी चाहिए। तो तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं थोड़ा सवाल आसान बनाने के लिए यहां पे अज्यूम कर रहा हूं कि लेट एमपी मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 100 रुपीज, मतलब 100 रुपए है भाई आपकी मार्क प्राइस। का है कैलकुलेट करने में आसान होगा। चलो अब बताओ, अगर 100 रुपए है मार्क प्राइस, तो जब पहली बार सामान बेचा गया तो कितने में बेचा गया होगा? सर सेलिंग प्राइस होगी मार्क प्राइस का 80%, तो 80% किसका? मार्क्ड प्राइस का, क्योंकि सवाल में लिखा है देखो 80% ऑफ इज मार्क्ड प्राइस, तो 80% तो ऐसे ही निकालते हैं। 100 से 100 कैंसल, तो मतलब 80 रुपए का बेचा गया उसको। ठीक है, कितनी सेलिंग प्राइस? 80 रुपए। अब ये 80 रुपए में बेचने पे आपको घाटा कितना हुआ है? सर 12% का। 12% घाटा हम कैसे निकालेंगे भाई? 12% घाटा का यूज करके हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। तो अगर कॉस्ट प्राइस है x, उसमें से 12% घटा दिए हो, तब आपको 80 रुपए में आप बेच पाए हो। ठीक है, कॉस्ट पर कितना था? x था, आपने 12% घाटे पे बेच दिया तो घाटा हो जाएगा माइनस, और कितने में बिकी वो चीज? 80 रुपए में बिकी है। चलिए, तो x माइनस 12% ऑफ मतलब 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80। चलिए अब आप लेंगे एलसीएम, तो 100x माइनस 12x इज इक्वल टू 80 इंटू 100। एलसीएम लेने के बाद मैंने तुरंत ही जो डिवीजन में था उसको साइड चेंज करके मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया। इन दोनों का माइनस करेंगे तो भाई 100 में से 12 जाएगा तो 88 बचेगा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। जी हाँ सर, यहां पे मैं लिख रहा हूं 80 इंटू 100 फिलहाल के लिए। आपका x हो जाएगा कितना? सर x यहां पे जगह नहीं है तो ऊपर ले आते हैं, तो भाई x हो जाएगा यहां पे 80 इंटू 100 होल डिवाइड बाय 88। ठीक है, यहां पे 88 क्या था? मल्टीप्लीकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन। तो भाई 8 10 जा 80 और 8 11 जा 88, तो आपको x मिलेगा 1000 डिवाइड बाय 11, जो कि लगभग हो जाएगा 90 रुपए के आसपास। क्योंकि भाई 11 9 जा 99, कितना बचा उसके बाद? फिर से 10 बचा तो शून्य, उसके बाद 1 लगाएंगे तो फिर से 90.9 समझ लो। चलो ठीक है, 90 के आसपास रुपए, 90 रुपए मान लो।
अब आपसे क्या बोल रहा है कि ये चीज बिकी कितने की। सर अब ये तो हो गया कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी। अब दूसरा वाला जो हिस्सा है वो क्या बोल रहा है कि कितना प्रॉफिट होता यदि 95% पे बेचा जाता। तो पहले आपको निकालना पड़ेगा न्यू एसपी। भाई नई सेलिंग प्राइस कितनी है सर? 95%। किसका? मार्क्ड प्राइस का। देखो साफ साफ लिखा है 95% ऑफ इज मार्क्ड प्राइस। तो 90% किसका? मार्क प्राइस का। मार्क प्राइस कितनी थी? 100 रुपए। उसका 95% लेंगे तो कितना होगा सर? इंटू 100 करेंगे। यहां पे 100 से 100 कैंसिल, 95 रुपए आएगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पता है, कॉस्ट प्राइस पता है, क्या निकालोगे सर? प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो क्या? जी हाँ सर बिल्कुल। चलिए निकालिए। तो सर आपका प्रॉफिट परसेंट आएगा भाई 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 90 रुपए की चीज थी, 90.9 की, इंटू कर देंगे हम कितना? 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 90.9 ही होगा ना, 11 9 से 99, 1 बचेगा, आपने डेसिमल लगाया 0, तो 100 एक और। हाँ ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 90.9 डिवाइड बाय ये 5 हो जाएगा। तो इसको जब आप कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर कितना आएगा? 5.5% आएगा आपका उत्तर। तो यहां पे आप आंसर क्या लिखेंगे? 5.5%। ऑप्शन बी सही होना चाहिए, वही हमने किया है। एक बार कंप्यूटर जी से आग्रह करेंगे कृपया हमारा जवाब वेरीफाई कर दे। तो भाई कंप्यूटर जी के हिसाब से ऑप्शन बी सही है। हमने क्या किया? हमने पहले मार्क प्राइस को मान लिया 100, वहां से निकाला पहला सेलिंग प्राइस, फिर वहां से हम आए कहां पे? कॉस्ट प्राइस की तरफ। और कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हमने फिर क्या किया? नया सेलिंग प्राइस निकालते हुए अपना फाइनली प्रॉफिट परसेंट निकाला। क्या आपको यह समझ में आया? आप चाहें तो यहां पे मार्क प्राइस को एक्स मान के या कोई वेरिएबल मान के भी कर सकते हैं, परंतु फिर बहुत सारे वेरिएबल हो जाएंगे, मार्क प्राइस का अलग, कॉस्ट प्राइस का अलग, तो सॉल्व करने में शायद थोड़ी दिक्कत है। इस तरीके से आपका सवाल का जवाब आपको जल्दी मिल जाएगा। गिवन दैट आपने मार्क प्राइस को 100 रुपए मान लिया है, तो ऐसा किसी एक वैल्यू को आप ऐसा अज्यूम कर लें 100 हो गया, 1000 हो गया, जिसका परसेंटेज कैलकुलेट करना आसान होता है। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 4, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो भी कॉस्ट प्राइस है, तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से जो भी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए, उसको 30% अधिक पे मार्क किया जाता है। अब हो क्या रहा है उसके बाद? चलिए ठीक है, मान लो अगर 100 रुपए थी तो आप कितने पे मार्क करोगे? आप 30%, मतलब हो गया 130। अब वो कह रहा है एंड अलाउज डिस्काउंट ऑफ 15% फॉर कैश पेमेंट। ठीक है, व्हाट प्रॉफिट परसेंट डज ही मेक? अब देखो यहां पे सवाल पढ़ते जो पहला विचार मन में ये आता है कि सर ये थी कॉस्ट प्राइस, पहले आपने 30% बढ़ा दी, फिर आप 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो सीधे सीधे 15% हो जाएगा ना प्रॉफिट। उसमें इतनी मेहनत करने की कोई बात ही नहीं है। और ऑप्शन देखो 15% है ही नहीं, मतलब यहां पे इस जो हमने ये लाइन ऑफ थॉट है, ये जो विचार है, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हम कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि यहाँ पे ऑप्शन हमने नहीं डाला 15%, वरना एग्जाम में तो होगा ही एक आध ऑप्शन। कितना? 15%। फर्क समझ नहीं ऐसा क्यों होता है? क्यों 30 में से 15 घटा के 15% आपका उत्तर नहीं आएगा? देखो मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस है x, ठीक है, मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस है x, इसमें आपने क्या किया? 30% प्रॉफिट जोड़ दिया। बताओ 30% ऑफ x कितना होगा? तो सर x प्लस 30/100x। ठीक है, अगर हम 0 0 कैंसिल कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो भाई 10x प्लस 3x अपॉन 10, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 13x अपॉन 10, है ना? ये हो जाएगा आपका न्यू मार्क प्राइस। ये आपका क्या मार्क प्राइस है? तो ये था आपका कॉस्ट प्राइस कितना? x था। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है? 13x/10। अब इस पे 15% डिस्काउंट है, ये समझना। अगर मैं आपको कुल मिला के ऐसे वाली वैल्यूज में बताऊं, तो मान लो आपकी कॉस्ट प्राइस थी 100 रुपए, ठीक है, पहले आपने 30% बढ़ा दिया, तो वो हो जाएगी 130। अब जो ये 15% डिस्काउंट दिया जाएगा, ये किस पे दिया जाएगा? सर ये 100 पे दिया जाएगा। नहीं प्रभु, 130 पे दिया जाएगा, क्योंकि ग्राहक से बात तो इस 130 पे हो रही है ना। तो जो भी ग्राहक हो वो बोलेगा भाई मुझे 15% डिस्काउंट चाहिए। तो आप थोड़ी बोलोगे कि नहीं नहीं इसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो मैं आपको 15% डिस्काउंट दूंगा। कस्टमर को कभी कॉस्ट प्राइस तो पता नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? सीधे सीधे इसी पे लगाएंगे 15% डिस्काउंट। अब निकालो इसका 15%, तो भाई 15/100 इंटू 130
शून्य से शून्य कैंसिल, यहाँ पे देखो 15 और 13 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे सर 15 और 13 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा लगभग 195। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 यहाँ एक ऊपर, 3 1 जा 3 4 और ये 115 यहाँ पे, तो 5 5 4 9 1 यहाँ पे, तो 195 हो जाएगा। उसमें डिवाइड बाय 10 तो ये हो जाएगा कितना 19.5। तो भाई 130 में से 19.5 माइनस कीजिए। सर 130 में से 19.5 जब हम माइनस करेंगे कितना मिलेगा हमें? सर ये हो जाएगा 13 की जगह यहाँ पे 12, 10 की जगह यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, 12 में से 1 गया तो 11। 110.5 रुपए है आपकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या थी? 100 रुपए। सेलिंग प्राइस क्या है? 110.5। तो आपका प्रॉफिट कितना है? सब प्रॉफिट है 10.5%। मतलब कौन सा? ऑप्शन बी। देखो यहां पे आप x के साथ सॉल्व करते शायद आपको ज्यादा समय लगता। अभी इसका 15% निकाल के इसमें से माइनस करना, फिर जो आएगा वो वहां से आपका प्रॉफिट निकलेगा। यहां पे आपने 100 रुपए मान लिया किसको? आपके कॉस्ट प्राइस को। उसके बाद सारे ट्रांजैक्शन किए आपने तो आपका आंसर जल्दी से आ गया। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। 100 रुपए मानी आपने कॉस्ट प्राइस, फिर उसमें जोड़ा 30% क्योंकि आपको निकालनी थी मार्क प्राइस, फिर आपने निकाली मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे दिया आपने 15% डिस्काउंट, ये 15% डिस्काउंट कर दिया आपने यहाँ पे माइनस। फिर जो उत्तर आया उससे आपने पता लगाया कि कितना प्रॉफिट हुआ। 100 रुपए की थी 110.5 में बेची गई तो 10.5 रुपीज हुआ आपका प्रॉफिट। अब यहाँ पे आपका स्क्रीन हो गई है क्लियर और ऑप्शन बी कंप्यूटर जी ने बता दिया है कि सही है, हमने भी वही मार्क किया था। तो एक पंत दो काज हो गए यहाँ पे। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे क्या हो गया? स्क्रीन भी क्लियर और आंसर भी आ गया। हमने ऑप्शन बी ही मार्क किया था 10.5%। इसी के साथ ये सवाल हमारा होता है सॉल्व। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर एक और बार फिर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 5। ए और बी हैं, दो व्यक्ति हैं जो कि कोई काम कर सकते हैं कितने दिन में? 21 और 24 दिन में अलग अलग। ठीक है, ए करेगा 21 दिन में, बी करेगा 24 दिन में। चलिए बहुत बढ़िया। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर एंड आफ्टर सम डेज ए लीव्स। तो भैया यहां पे क्या हुआ? दोनों ने साथ में काम शुरू किया परंतु फिर ए को काम छोड़ के जाना पड़ा किसी कारणवश। हो सकता है उसके घर में कुछ काम होगा, जो भी वजह रहेगी। उसका स्कूल वापस खुल गया होगा, जैसे आप लोगों का भी खुल गया है तो उसका स्कूल वापस खुल गया होगा तो वो वापस चला गया हो स्कूल अपने। लेकिन बी ने काम क्या किया? बी ने भैया सोचा था कि नहीं मेरे को तो काम पूरा करना है, तो बी ने रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा किया? 9 दिन में पूरा किया। ठीक है, अब आपको बताना है कितने दिन बाद ए काम छोड़ के गया। देखो अब यहां पे सबसे ज्यादा चीजें जो जानकारी मुझे पता है वो किसके बारे में पता है? बी के बारे में पता है। कैसे? कि भाई बी कितने दिन में काम करता है? तो सर ए करता है 21 दिन में, बी करता है 24 दिन में। ठीक है, ए ने और बी ने मिलके कितने दिन काम किया नहीं पता, वो तो पता लगाना है। बी ने अकेले कितने दिन काम किया? सर बी अलोन, अकेले बी ने काम किया 9 दिन। कितने दिन? 9 दिन। अब इस जानकारी की मदद से, इन दो जानकारी की मदद से पहले मैं ये पता लगाने का प्रयास करूंगा कि बी ने कितना काम किया। मतलब जब अकेले जब वो काम कर रहा था तो पूरे काम का कितना हिस्सा बी ने अकेले किया, क्योंकि वो पता लगा पाएंगे तभी हम पता लगा पाएंगे कि ए और बी ने मिला के कितना काम किया था। तो बेसिकली सवाल में हमारी अप्रोच कैसी है? उल्टी है। हम यहां से शुरू कर रहे हैं कि भाई 9 डेज बी ने अकेले काम किया। बी एक दिन में कितना काम करता है? सर पूरा काम करने का 24 दिन, तो एक दिन का, तो 1 डे वर्क हो जाएगा बी का। 1 डे वर्क ऑफ बी, अगर पूरा काम करने में 24 दिन तो एक दिन में 1/24। क्या आपको यह समझ में आया? भाई पूरा काम करने में 24 दिन तो एक दिन में 1/24 करेगा। ऐसा उसने 1/24 कितने दिन तक काम किया? 9 दिन तक। तो बी ने अलोन कितना काम किया? तो बीज वर्क हो जाएगा अलोन वाला कितना? सर 9 दिन उसने काम किया है, एक दिन में 1/24 वो काम करता है। तो यहां से हमें मालूम चल जाएगा कि उसने कुल मिला के कितना काम अकेले किया। कितना किया उन्होंने अकेले काम? तो यहां पे भाई 3/8 किससे कैंसिल किया आपने? 3 से। तो बी ने अकेले 3/8 काम किया।
अब पूरे में से 3/8 बी ने अकेले किया, तो बचा हुआ किसने किया होगा पूरे काम में से? दोनों ने मिला के। तो भाई रिमेनिंग वर्क कितना था, या फिर टुगेदर कितना वर्क था? सर टुगेदर हो जाएगा, अगर हम पूरे काम को 1 मान लेंगे, उसमें से 3/8 यदि बी ने अकेले कर लिया है, जैसा कि हमने पता लगाया, तो बचा कितना सर? माइनस करने पे आएगा 5/8, जो कि किसने किया होगा? दोनों ने मिला के। ठीक है, अब दोनों ने मिला के कितने दिन में किया होगा वो कैसे पता लगाएंगे हम? सर ए ने अकेले किया होगा 1 दिन में 1/21, बी ने किया होगा 1 दिन में 1/24, और क्योंकि दोनों साथ में कर रहे हैं इसलिए हमने कर दिया यहां पे एडिशन। ठीक है, तो ये ए का काम, ये बी का काम कितने दिन का? 1 दिन का। तो पहले हम ये पता लगा रहे हैं दोनों मिला के 1 दिन में कितना काम करेंगे। तो इसको जरा सॉल्व करिए सर। 21 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? सर 21 और 24 का एलसीएम आएगा 56 शायद तक। भाई 21 3 जा होता है, 7 8 जा 56 नहीं, एक बार चेक करो। 56 21 3 जा हो जाएगा 56, 24 दूनी नहीं 56 नहीं होगा, सॉरी। एलसीएम चेक करो एक बार 21 और 24 का। सर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 56 इंटू 3 करना पड़ेगा बेसिकली। 6 3 18, 5 15 और 1 16, 168 होगा। चलिए, तो यहां पे हो जाएगा 21 इंटू क्या करना पड़ेगा आपको? सर 21 इंटू वॉट टू डू व्हेन वी गेट 128, तो 168 इट इज 21 8 जा 21 8 जा 8 1 जा 8 2 16। ठीक है, चलिए ये हो गया 168। वहां पे कितना हो जाएगा? 24 इंटू क्या किया जाए कि 168 आ जाए? सर 24 इंटू 7 कीजिए, 7 4 जा कितना होगा? 7 चौके 28 सर, 8 यहां 2 ऊपर, 7 दूनी 14 15 16। चलिए, तो यहां पे होगा इंटू 7, तो ये हो जाएगा कितना सर? ये हो जाएगा 8 + 7 अपॉन 168, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन 168। तो एक दिन में इतना काम कर लेते हैं। करना कितना काम है? 5/8। तो क्या करोगे सर? कितना काम करना है एक दिन में, कितना करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने दिन में पूरा काम, या कितने दिन में इतना काम होगा। तो भाई 5/8 डिवाइड बाय 15/168 करने पे आपको मालूम चलेगा एक दिन में कितना काम होगा। तो भाई 5/8 इंटू यहां हो जाएगा 168 डिवाइड बाय 15, 5 और यहां पे 3 आ जाएगा। 8 से आप कैंसिल करेंगे, 8 दूनी 16, 8 1 जा 8, 3 और 21 कैंसिल, तो आपका आंसर आएगा 7 दिन। सवाल समझना एक बार फिर से, क्या बोला आपसे ये बोला गया कि भाई साहब 21 और 24 दिन में दोनों अलग अलग काम करते हैं। शुरुआत में कुछ दिन ए ने काम किया बी के साथ, फिर वो चला गया। कितने दिन ये आपको नहीं बताया था, ये आपको पता लगाना था। और आपको दिया ये था कि जो बचा हुआ काम था वो बी ने किया 9 दिन में। तो यहीं से हमारा सवाल शुरू होता है सॉल्व करना, कि जिसके बारे में पूरी जानकारी है पहले उससे बात कर लेते। तो हमने बी से बात की, तो बी ने बोला भाई देखो 24 दिन में पूरा काम करता था, 9 दिन मैंने काम किया। तो पहले हमने पता लगाया बी 1 दिन में कितना काम करता है, फिर हमने पता लगाया कि भाई वो 9 दिन में कितना काम किया होगा। 9 दिन में उसने 3/8 काम किया होगा। तो अगर उसने 3/8 काम अकेले किया है 9 दिन में, बचा हुआ काम ऑब्वियसली किसने किया होगा? ए और बी ने मिला के, क्योंकि पूरा काम तो खत्म हुआ है। तो जब ए और बी ने पूरा काम मिला के कितना किया होगा? 3/8 उसने किया, 1 माइनस करेंगे 1 से, क्योंकि पूरे काम को हम क्या मानते हैं? 1 यूनिट मानते हैं। तो 1 में से 3/8 माइनस, आपका आंसर आया 5/8। क्या आपको यह समझ में आया? इसके बाद ये 5/8 काम करने के लिए आपको कितने दिन लगे ये आपको पता लगाना था। आपने क्या किया? पहले आपने ये पता लगाया कि अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, इतना करना था। इतना एक दिन में किया जाता है, डिवाइड करके हमने पता लगा लिया कितने दिन में काम होगा। भाई एक दिन का काम, इसमें यदि आप दिनों की संख्या मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरा काम मालूम चल जाएगा। वही हमने यहां पे किया, बस खाली आपने डिवाइड किया, क्योंकि आपको दिन पता लगाने थे, बाकी चीजें आपको पता थी। तो हमारे हिसाब से आंसर आ रहा है ऑप्शन सी 7। एक बार हम कंप्यूटर जी से वेरीफाई कर लेते हैं उनका जवाब क्या आ रहा है। कंप्यूटर जी का जवाब भी आ रहा है ऑप्शन सी, मतलब हरा रंग, मतलब हमारे लिए आगे बढ़ने का यहां पे है सिग्नल। आपको यह सवाल समझ आ गया होगा। देखो किसी भी सवाल में जितनी जानकारी दी है, जिसके बारे में ज्यादा दी है, पहले उससे बात करके जितनी हो सके उतनी जानकारी निकाल लो, उसके बाद फिर जो अननोन है उस पे आओ। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। सवाल क्रमांक 6, 60 kg ऑफ अलॉय
मिक्सड 100 kg ऑफ अलॉय बी। दो है ए और बी अलॉय, दो मतलब दो मिक्सचर्स हैं, एक है 60 किलो एक है 100 किलो, ठीक है। इफ ए हैज लेड एंड टिन, दो ये अपने मेटल्स हैं लेड और टिन, ये आपको पता है, इनका रेशियो है कितना 3:2, मतलब 60 kg में 3:2 के रेशियो में लेड और टिन का बंटवारा हुआ है। चलिए, मतलब 3 हिस्से इसके और 2 हिस्से इसके। अब यहां पे आपको अगर पता लगाना हो कितने हिस्से हैं किसके, तो भाई यहां पे हो जाएगा 3/5, यहां पे हो जाएगा 2/5, है कि नहीं भाई। रेशियो दिया था आपने, रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया कि भाई कुल मिला के देखो ये 60 है, ठीक है, तो यहां पे भी कुल मिला के कितना होगा 5, 3:2 का रेशियो है, ठीक है। अब जब आप इनको सॉल्व करेंगे, यहां पे 5 12 जा 12 तिया 36, यहां पे हो जाएगा 5 12 जा 60, 12 2 जा 24, तो भाई 36 किलो यहां पे है लेड और 24 किलो है टिन, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए दूसरा है आपके पास ऑप्शन बी, अलॉय बी सॉरी, उसमें कितना है 100 किलो है और रेशियो किसका, टिन और कॉपर का है कितना 1:4, तो यहां पे टिन और कॉपर है और रेशियो है 1:4, तो यहां पे भी 100 किलो बटेगा किस रेशियो में, 1/4 के रेशियो में। यहां पे भी 1/5, सॉरी नीचे क्या आएगा 4 नहीं आएगा 5 आएगा, क्योंकि 1:4 का रेशियो है, तो यहां पे आएगा 1/4/5। चलिए 5 और ये हो जाएगा कितना 20, तो 20 किलो टिन और 80 किलो कॉपर है यहां पे, तो कॉपर के लिए हम लिखते हैं सी। चलिए आपको बताना है अब सवाल में क्या बोल रहा है, देन द अमाउंट ऑफ टिन इन न्यू अलॉय इज। अब जब इनको मिक्स कर देंगे तो भाई टिन टिन आपस में मिल जाएंगे, तो टिन टिन आपस में मिला के कितने हो जाएंगे सर, 24 और 20 हो जाएगा 2 2 4 44 किलो, कितना 44 केजी होना चाहिए। कई बार आपको एग्जाम में पता है क्या आता है, कितने परसेंट है, तो आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में आता है तो वो कैसे करोगे, सर 44 केजी है, टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि भाई दोनों मिक्स हो गए, तो ना ये ना वो, दोनों का मिश्रण, तो 160 हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना। अक्सर बख्शी क्या करता है भाई 44/60 कर देगा या 44/100 कर देगा, नहीं, टोटल है, क्योंकि आपने अब मिक्स कर दिया, तो जब आपने टिन को टिन से मिक्स कर दिया तो पूरे अलॉय को भी अलॉय से मिक्स तो करना पड़ेगा, तो आपने इसलिए जोड़ के निकालना है परसेंटेज। फिलहाल आपको यहां पे परसेंटेज नहीं पूछा था, केवल ये पूछा था कि भाई टिन कितना है, तो वो आपने निकाल के बता दिया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। ऑप्शन बी 44 हमारा भी आया, कंप्यूटर जी ने भी कहा 44 सही उत्तर है, तो हम क्या करेंगे सर, हमने किया स्क्रीन को क्लियर और हरे रंग के साथ आगे बढ़ने का सिग्नल हमने ले लिया। चलिए सवाल क्रमांक 7, द रेशियो ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 12 and 30 एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 9 and 25 इज। देखो आपको क्या पूछ रहा है, दो चीजें पूछ रहा है, एक पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, और एक पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शनल, दोनों को आपको कैलकुलेट करना है, फिर जो वैल्यू आएगी उसका भी रेशियो निकालना है। चलिए थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब पता है आपको, यस सर। सर यदि तीन वैल्यूज प्रोपोर्शन में है तो A:B इज इन प्रोपोर्शन विथ B:C, अर्थात A/B वुड बी इक्वल टू B/C, ऐसा होगा क्या, यही होता है। चलिए तो यहां पे आप क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा A की जगह पे आ जाएगा 12, B की जगह आ जाएगा 30, यहां पे B की जगह 30 और यहां पे आ जाएगा C, ठीक है। और मीन प्रोपोर्शन क्या होता है सर, मीन प्रोपोर्शन होता है कि भाई यहां MP इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा √9 × 25। मीन प्रोपोर्शन मतलब जो आपकी दो वैल्यूज है उसके मिडिल में, तो कैसे निकालते हो आप भाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर रूट जो होगा आपका वो आपका मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा। चलो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर उसको कर लेंगे और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। यहां पे आपका होगा भाई 12 × C करने में 30 का स्क्वायर, ठीक है, तो बेसिकली यहां पे C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 30 का स्क्वायर मतलब 30 × 30 होल डिवाइड बाय 12, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे और कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा सर, यहाँ पे 12 को हम लिख सकते हैं कितना 4 × 3 लिख लीजिए, और क्या है ना, तो जब आप या फिर 4 × 6 × 2 लिख लीजिए, क्योंकि जिससे जिससे कैंसिल हो जाए उससे लिखो, तो 2 से ये हो जाएगा 15 और ये 6 से हो जाएगा यहाँ पे 5, तो 15 5 यहाँ हो जाएगा 75। देखा जाए तो वो और ये सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट जब यहाँ जाएगा तो स्क्वायर रूट ही हो जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन में खाली ये डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना था, इसलिए आपने इस तरीके से किया।
मीन प्रोपोर्शन का होता है, मिडिल में होता है, ठीक है। तो उसमें मतलब यहाँ पे सी मिसिंग था तो वहां पे 30 मिसिंग, अगर मैं इसके रेफरेंस में बताऊं तो, ठीक है। तो वहां पे हमें वो निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन बेसिकली ऐसा भी कह सकते हैं आपकी ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी है। तो ए पता है, सी पता है, आपको बी निकालना है, ठीक है। चलिए यहां पे 9 का हो जाएगा 3, क्योंकि आप स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो 3 25 का हो जाएगा 5, 5 और 3 हो जाएगा 15। तो 75/15 को जब आप रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा? सर दोनों ही 15 से कैंसिल हो जाएंगे, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75। वही मैंने मार्क किया है कि ऑप्शन बी 5:1 होगा आपका आंसर। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए हम करेंगे यहाँ पे एक बार आंसर को वेरीफाई। ऑप्शन बी हरे रंग के साथ यहाँ पे आ गया है, मतलब हमारा उत्तर और कंप्यूटर जी का उत्तर एक जैसा आ रहा है, और यही होता है हमारे लिए आगे बढ़ने का सिग्नल। आगे बढ़ेंगे हम। सवाल क्रमांक 8 है हमारा। आशा जी का एवरेज है 7 एग्जाम में 56% मार्क्स, ठीक है। मतलब उनको 7 एग्जाम में कितने मार्क्स मिले हैं? 56% मार्क्स मिले हैं। तो भाई 7 एग्जाम में 56%, तो मान लीजिए ऑन एन एवरेज हर एग्जाम में 56 मार्क्स मिले, ठीक है। अब हाउ मच शी शुड स्कोर ऑन हर 8th एग्जाम टू ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 60%, ठीक है। तो 7 एग्जाम में 56 और 8 एग्जाम में चाहिए आपको 60। अब देखो 8 एग्जाम का एवरेज चाहिए 60। अगर आपको 8 एग्जाम का एवरेज 60 चाहिए तो आपको ज्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पिछले 7 एग्जाम का ये जो मिसिंग वाला पार्ट है, क्योंकि 56 से 60 जाना है, 4 वैल्यू बढ़ानी है। तो 4 वैल्यू कैसे बढ़ेंगी? जब आप 8वें एग्जाम में बहुत ज्यादा अच्छा करोगे। अब उसको निकालेंगे कैसे? देखो एवरेज क्या होता है सर? एवरेज का फॉर्मूला होता है जो भी आपका सम है, सम डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, यही होता है, या सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे भी आप लिखे ऐसे ही आप एवरेज निकालते हैं, है ना। तो आता है आपका एवरेज। अब जरा मुझे 8 एग्जाम के लिए पूरी कहानी समझाओ। सर 8 एग्जाम में पहले तो आएंगे आपके 7 एग्जाम, ठीक है। 7 एग्जाम का सम कितना होगा? सर सारे एक में आ रहे हैं 56, 7 एग्जाम दिए थे तो 56 इंटू 7 प्लस 8वें एग्जाम के मार्क्स डिवाइड बाय 8, तब आपको मिलेगा एवरेज 60। जरा समझना मैंने क्या कहा। मैंने कहा आपको 8 एग्जाम का एवरेज चाहिए 60, तो आपने एवरेज लिखा 60। कितने एग्जाम थे? 8, तो यहां पे डिवाइड बाय 8 होगा। लेकिन किसको डिवाइड करेंगे? 8 एग्जाम में मिले हुए मार्क्स को डिवाइड करेंगे। अब 8 एग्जाम के मार्क्स कैसे मालूम चलेंगे? हमारे पास 7 एग्जाम का एवरेज है, मतलब हर एग्जाम में लगभग 56 के आसपास नंबर आए हैं। तो भाई हर एग्जाम के 56 मार्क्स, 7 एग्जाम दिए थे तो इंटू 7 कर दिया। 8वें एग्जाम के मार्क्स आपको पता लगाने हैं तो उसको x लिख लिया, और इनको जोड़कर 8 से डिवाइड करने पे आपको एवरेज मिल रहा है 60। क्योंकि एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? जो भी आपका टोटल है डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रीक्वेंसी गिव्स यू द एवरेज। चलिए 6 7 जा 42, 2 यहां 4 ऊपर, 7 5 जा 35 और 4 हो जाएगा 39, 392 प्लस x, और यहां हो जाएगा 60 इंटू 8, 6 8 जा 48, तो 392 प्लस x करने पे आपको मिलेगा कितना? 6 8 जा यहाँ पे हो जाएगा 48, तो 480। अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए 480 में से 392 आपने माइनस किया, यहाँ पे हो जाएगा 48 की जगह 47, 10 में से 2 गया तो 8, 4 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 3, 17 आ जाएगा यहाँ पे, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? सर 17 में से 9 गया तो 7 और 1 8, 88। तो यहाँ पे तीनों चिन्ह, तो भाई 88% मार्क्स आप लाएंगे, 88 मार्क्स लाएंगे, तब आपका एवरेज 56 से 60 हो पाएगा। इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि आपको पिछले सारे एग्जामों में जो आप मिस कर गए हैं 4-4 नंबर, वो सारे कवर करने हैं, तो उस चक्कर में इतने ज्यादा मार्क्स लाने पड़ जाएंगे। कहानी आपको समझ में आई? आपको 7 एग्जाम के मार्क्स दिए थे, आपको 8 एग्जाम में कितने मार्क्स होने चाहिए वो दिए थे, आपने एवरेज का कॉन्सेप्ट यूज करके पता लगाया कि भाई 8वें एग्जाम में यदि 88% मार्क्स आए तब तो एवरेज 60 हो पाएगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए हम करेंगे यहाँ पे एक बार आंसर को अपने वेरीफाई। ऑप्शन ए 88 सही है, मतलब हमने और कंप्यूटर जी ने बिल्कुल ठीक सोचा है। अब हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले पड़ाव की तरफ, जो कि है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी। वो ये कि भाई साहब हमारे
यूट्यूब चैनल जो है हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का, जिसको आप अभी आप देख रहे हैं, उस पे हमारे पास कितने वीडियोस है, करीब हजारों में वीडियोस है, ठीक है, 22-23 हजार वीडियोस हमारे पास होंगे। अब ये सारे वीडियोस में कहीं आपके काम के वीडियोस गुम ना जाएं, वो चिंता हमें लगी रहती है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने मैग्नेट ब्रेन्स की एक वेबसाइट बना दी है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जहां पे आपको आपकी क्लासेस के हिसाब से अलग अलग टैब मिल जाते हैं, एग्जाम के हिसाब से टैब मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको एनटीएससी के एग्जाम की तैयारी करनी है, आप एनटीएससी के टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एनटीएससी में जो भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं वो सब एक जगह मिल जाएंगे। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशल साइंस, जो आप पढ़ना चाहें आपको सब यहां मिल जाता है। बस आपको वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से आपके चैप्टर वाइज लिस्ट खुल जाती है। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं आपको वो जानकारी मिल जाती है। हर लेक्चर की लेंथ कितनी है, कितना आपको प्लान आउट करना है, कैसे आपको पढ़ना है, वो सब आप आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जहां भी आप जो भी चीज पढ़ना चाहते हैं उसके वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। कुछ इस तरीके से आपके सेशंस खुल जाते हैं जहां पे आप आसानी से सारे कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बल्कि यहाँ तो एक फायदा ये होता है एज कंपेयर टू योर यूट्यूब वीडियोस कि यहाँ पे ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई एडवर्टाइजमेंट, केवल और केवल पूरा फोकस किस पे रहता है, पढ़ाई पे रहता है। तो आपकी जो पढ़ाई है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से हो पाती है हमारी वेबसाइट पे। तो आप प्लीज इसको जाके देखिए और यहाँ से पढ़ाई कीजिए और अपने एग्जाम में एक्सेल कीजिए। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या देखा बेसिकली, तो इस सेशन में हमने हमारे एनटीएससी एग्जाम के सैट पार्ट के स्टेज 1 में जो मैथ्स का पेपर आता है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेसिक ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक। उसके कुछ होमवर्क क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए। आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे ऐसी हमारी आशा है। आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस को यदि आपने अब तक प्रैक्टिस नहीं किया है स्वयं से तो एक बार प्लीज प्रैक्टिस कर ले। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, एनटीएससी की तैयारी बहुत अच्छे से करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।